लेकिन अभी के आंकड़ों के अनुसार हम लोग दूसरे स्थान पे हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है? 7वां। पिछली 9वीं कक्षा में आपने वो 6 नाम पढ़े होंगे। ठीक, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो दुनिया में रूस का है, उसके बाद कनाडा, फिर आपका चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से बड़े राष्ट्र हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इनके बाद भारत का स्थान पहला रूस। आपका ये जनरल नॉलेज का भी प्रश्न बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? रूस। और भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। अभी हम लोग स्थिति की चर्चा कर रहे थे। स्थिति में यही बढ़ जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, उसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, पूर्व से पश्चिम कितनी है, उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक, उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। ये 4-5 पॉइंट आज मैंने आपको लिखे, इस पे आप छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं और उसका आंसर भी दे सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार आप लोग लिख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय कौन सी पूर्वी देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस स्थान से होकर गुजरती है? वो महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? तो वो महत्वपूर्ण स्थान इलाहाबाद है, जिसको आप संगम नगरी और वर्तमान में प्रयागराज क्या कहा जाता है? प्रयागराज। इसके समीप नैनी से होकर गुजरता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? कितना आगे है? 5.5 घंटे। ऐसे ही भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला, भारत का क्षेत्रफल विश्व क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? लगभग 2.5%, 2.4%। और मैं यहां ये बताता चलूं, दुनिया की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। इतने कम क्षेत्रफल पर 17.5% जनसंख्या है दुनिया की, यानी 100% में से 17.5% लोग इस लगभग 2.5% एरिया पे रहते हैं। आगे, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। ठीक, भारत से बड़े 6 राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। भारत के बाद अर्जेंटीना का स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम लोग आकार पे चर्चा करें। आकार किस प्रकार भारत का है? भारत के आकार में इसकी विशिष्ट भौतिक विविधता, विविधता का मतलब होता है वेरिएशन, अंतर, और भौतिक जो प्रकृति ने बनाई प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत। अब देखिए भारत को, भारत के 3 ओर जल है, 3 ओर जल है, और उत्तर हिस्से में प्रहरी के रूप में वलित हिमालय पर्वत, जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों से बना हुआ है। और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी इसी हिमालय पर्वत में पाई जाती है। और हिमालय पर्वत में बहुत सारी ऐसी चोटियां हैं जो पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है। तो यही आपकी बुक में कहने का प्रयास किया गया है कि भारत का आकार इसे विशिष्ट विविधता प्रदान करता है, विशिष्ट
विविधता प्रदान करता है। उत्तर में ऊंचे ऊंचे पर्वत है। कौन सा पर्वत है भारत के उत्तर में? हिमालय पर्वत, और जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों से बना हुआ है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी नदियां इसमें प्रवाहित होती हैं। ठीक, हिमालय पर्वत से सतत वाहिनी नदियां निकलती हैं जो भारत की भूमि को जीवन प्रदान करती है, जीवन प्रदान करती है। उसने कहा है कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, महानदी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां भारत में प्रवाहित होती हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, यानी ऊपर का हिस्सा पर्वतीय है, उत्तर का हिस्सा। अगर आप उत्तर पूर्व और दक्षिणी हिस्से पे आ जाए तो वनों से ढकी हुई पहाड़ियां भी भारत में पाई जाती है। इसके विपरीत यदि आप पश्चिमी हिस्से पर चले जाओ तो मरुस्थल भी प्राप्त होता है। भारत के पश्चिमी हिस्से पर कौन सा मरुस्थल है, या भारत में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, आपको पिछली कक्षा में पता होगा। भारत में थार मरुस्थल पाया जाता है, जो भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित है, जो भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत, उत्तर पश्चिम जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से मिलता है भारत का एरिया, उसमें हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियां पाई जाती है। तथा उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, यानी यह भारत की बनावट है। ठीक, तीन ओर जल से घिरा हुआ है, एक तरफ ऊंची ऊंची उत्तर की दिशा में पर्वत श्रेणियां हैं, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की श्रेणियां हैं, और आप उत्तर पूर्व और दक्षिण में चले जाओ तो वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, और यदि पश्चिम में चले जाए तो हमें थार मरुस्थल जैसी मरुस्थल इकाइयां देखने को मिलती हैं, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ देश मिलते, बहुत पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत, यानी इन सबको मिला दिया जाए तो इस सम्मिलित रूप को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आप समझेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं। यहाँ पे समझ लीजिए, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन 4-5 अगर राष्ट्रों को मिला दिया जाए, एक साथ जोड़ दिया जाए, तो वो सारा क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक, और ये सारे अगर राष्ट्र आप देखो तो भारतीय थल सीमा से जुड़े हुए, थल सीमा से जुड़े हुए। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक के रूप में भूमिका निभाता आ रहा है। हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत एक प्रहरी के रूप में हमारी रक्षा करता आ रहा है।
रक्षा ये विदेशी आक्रमणकारियों से करता है, रक्षा ये चीन की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं से करता है। तो उत्तर में जो हमारा हिमालय पर्वत है वो एक प्रहरी है, एक रक्षक के रूप में हमारी रक्षा कर रहा है। अगर आप प्राचीन समय में देखो तो जितने भी आक्रमण हुए हैं भारत के, वो उत्तर पश्चिमी सीमा से हुए हैं। कौन सी सीमा से हुए? उत्तर पश्चिमी। ये जो आपकी पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर का नीचे वाला हिस्सा है, इस एरिया से, जो राजस्थान पंजाब से निकल के आया है, यहां से आक्रमण हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे उत्तर में हमारा प्रहरी, हमारा रक्षक हिमालय पर्वत है, जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों से बना हुआ है। खैबर, बोलन, शिपकिला, नाथुला, बॉमडिला जैसे दर्रे इसमें पाए, जैसे दर्रे इसमें पाए जाते हैं। ठीक, और दर्रे का मतलब आपको पता होगा, दर्रे का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र का वह स्थान जो कुछ नीचा होता है और वहां से मार्ग निकाला जाता है, रास्ता निकाला जाता है, उसे हम दर्रा कहते हैं। मान लीजिए ये कोई पर्वत चोटी है, तो ये ऊंची चोटी, इसका कुछ भाग नीचे को ढाला हुआ होगा, यहाँ से कोई रास्ता निकलता है तो ये दर्रा कहलाता है। और अगर आप दर्रे को छोड़ दें तो बाकी कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है कि आप लोग वहां से आ जा सकें। तो दर्रा, नाथुला, बॉमडिला, शिवकिला जैसे दर्रे यहाँ पे हैं और इनसे प्राचीन समय से ही विदेशों में आने जाने का मार्ग बना रहा। मुझे आशा है कि आज हमने जो चर्चा की तो समझ आया होगा। अगली चर्चा अगली वीडियो में हम लोग करेंगे। आगे का जो टॉपिक है अगली वीडियो में आपको समझाया है। धन्यवाद।